नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। बिहार में नीतीश कुमार पर बीजेपी ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी से गठबंधन टूटते ही जंगलराज बिहार में लौट आया है। वहीं 2024 के नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के दावेदारी या मंसूबे को लेकर भी बीजेपी नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। आज नीतीश कुमार ने इन सभी सवालों के उत्तर दिए। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग उनके आधार पर एक रिपोर्ट, उन्होंने जो कहा उस आधार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। ये सब बात नहीं, हम तो बर्दाश्त किए रहे। हम तो पहले कह रहे थे कि ना हमको जरूरत नहीं मुख्यमंत्री बनने की। लोग अपने को कायम रखने के लिए जो हालत करते थे वो सब ठीक नहीं ना है। जीतने वाले ने कहा कि हमको कोई सपोर्ट नहीं किया और हारने वाला तो सब कहा कि बीजेपी वाला रहा है। ईडी, सीबीआई ये सब तो चल ही रहा है। इस सब से कोई लेना देना नहीं, हमको कोई है नहीं। नीतीश कुमार धीरे धीरे लय पकड़ते दिख रहे हैं। बिहार का पिच उनके लिए नया नहीं है। तेजस्वी के साथ पार्टनरशिप भी नई नहीं है। एक पारी दोनों ने साथ साथ खेली थी, लेकिन दूसरी पारी में खासा वक्त लग गया। नई इनिंग है तो थोड़ी शुरुआती हिचक रही, लेकिन नीतीश ने अब लाइन लेंथ पकड़ ली है। उन्होंने बाउंसर उछालना शुरू कर दिया है। चुनाव लड़े और बात है, हम लोगों का लोग सपोर्ट किया उनका, और उनका टोटल हम लोगों के खिलाफ। तो हम लोगों का तो जो सीटवा कम गया तो एक एक आदमी ना शुरू से बोल रहा है हम लोगों के दल का। वो लोग करेगा आप लोग धोखा दे दिए। हाँ, हम क्यों क्या दिया धोखा? जरा हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछ लीजिए। ये सब बात नहीं, हम तो बर्दाश्त किए रहे। हम तो नहीं बनना चाहते थे। हम तो पहले कह रहे थे कि ना हमको जरूरत नहीं मुख्यमंत्री बनने की। 2 दिन से बीजेपी नीतीश को तरह तरह से घेर रही थी। उनको कई मोर्चों पर आजमाया जा रहा था। बीजेपी से विश्वासघात पर, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा पर, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी आरजेडी से हाथ मिलाने पर नीतीश 2 दिन से सब देख सुन रहे थे। आज उन्होंने खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया। बीजेपी से रिश्ते क्यों बिगड़े, इस पर नीतीश ने अंदर की कहानी बताई। आज जो स्थिति है समाज में, किस तरह का टकराव वो पैदा किया जा रहा। लोग अपने को कायम रखने के लिए जो हालत करते थे वो सब ठीक नहीं ना है। समाज को तो एक सबसे बड़ा कारण आपके छोड़ने का ये भी रहा है। हाँ, ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा। आप जान रहे, हम 1.5-2 महीना से 1.5 महीना से किससे बात कर रहे थे, जो कौन कौन चीज घटना शुरू हुई थी, हम किससे बात नहीं कर रहे थे। और वही जब हो गया और हमने दोनों में सपोर्ट कर दिया। तो एक कारण कोई बताइएगा कि जिससे लगा हो कि इसको छोड़ देना चाहिए एनडीए। हाँ, वो तो बात हुई। चलो, हमारे दल के अंदर एकदम लोगों की इच्छा, और पहले से भी जब चुनाव हुआ था तब भी लोगों ने बताया था। जीतने वाले ने कहा कि हमको कोई सपोर्ट नहीं किया और हारने वाला तो सब कहा कि बीजेपी वाला रहा है। आज की बातचीत से ये साफ हो गया कि नीतीश ने कहां कितना आगे बढ़ना है, कहां किनारे खड़े हो जाना है और कहां दौड़ लगाना है। ये सब तय कर रखा है। जैसे कि ईडी, सीबीआई वाले झगड़े के झमेले में वो फिलहाल गहराई में उतरना नहीं चाहते। सवाल लोग पूछ रहा है कि जिस मुद्दे पर आपने महागठबंधन छोड़ा था, वो मुद्दा तो आज भी बरकरार है। ईडी, सीबीआई ये सब तो चल ही रहा है। तो उससे हमको क्या मतलब, वो क्या करता है? इस सब से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या करता है। कहा जा रहा है कि आप जो है जिस तरह से बीजेपी की केंद्र सरकार जो कार्रवाई करती है, ईडी, सीबीआई लगा देती है, आपको डर नहीं लगता? हमरा कहला ये सब का फालतू चीज, ये तो जानते ही है। वो तो खुद ही सोचना चाहिए कि जनता में क्या चीज का एक एक चीज जो करिएगा। आज संविधान बना हुआ है, नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, एक एक चीज है, और कौन क्या करते रहते हैं अपना वो करते रहे एक्सप्लेन। आज जो होता है वो भी करता रहेगा। ये सब चीज की हमको कोई है नहीं। नीतीश उन नेताओं में से नहीं है जो हर बात डंके की चोट पर कहें। वो उन नेताओं में है जो इशारों में सारे सूत्र समझा जाते हैं।
वो जल्दबाजी में नहीं दिखना चाहते। 2024 का चुनाव उनका बड़ा पड़ाव होगा, लेकिन उसे पार करने की उन्हें हड़बड़ी नहीं। 2024 के सवाल पर वो हाथ जोड़ लेते हैं और कई जवाब अपनी हथेलियों में छिपा लेते हैं। ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। नीतीश अब आहिस्ता आहिस्ता पत्ते खोल रहे हैं और देश की राजनीति को दिलचस्प बना रहे हैं। सुजीत झा, पटना, आज तक। तो नीतीश कुमार ने उन सभी सवालों के उत्तर दिए जो उनसे लगातार पूछे जा रहे हैं, और हम आपको वो खास इंटरव्यू भी दिखाएंगे जो आज तक संवाददाता सुजीत झा ने उनसे किया। नई सरकार, नई सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार का यह पहला इंटरव्यू है। हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जी, ये जो सरकार बनी है महागठबंधन की, वो एनडीए से किस प्रकार भिन्न होगी? ये तो बिल्कुल भिन्न हो गया। आप तो जान रहे हैं कि यहाँ पर जितने दल हैं और उसमें से 7 एक साथ हो गए और बहुत अच्छे ढंग से काम होगा। पहले से बेहतर काम होगा, खूब बढ़िया ढंग से काम होगा। ये बेरोजगारी और देखिए, हम तो सब दिन काम करते रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा इधर से उधर कई तरह की ऐसी चीजें, लेकिन अब जो है ना, सब दिन हम लोग आप जानते ही हैं काम करते रहे हैं। बीच में कुछ स्लो हुआ था मामला। अरे अब अलग अलग आप जानते ही हैं, जो चीज भी कुछ किया जाता था थोड़ा सा अपने ढंग से, कोई अपने ढंग से, तो सब तो है ही। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाई चुनाव लड़े और बात है, हम लोगों का लोग सपोर्ट किया उनका, और उनका टोटल हम लोगों के खिलाफ, तो हम लोगों का तो जो सीटवा कम गया, तो एक एक आदमी ना शुरू से बोल रहा है हम लोगों के दल का। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग धोखा दे दिए। हाँ, हम क्यों, क्या दिया है धोखा? जरा हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछ लीजिए। ये सब बात नहीं, हम तो बर्दाश्त किए रहे। हम तो नहीं बनना चाहते थे, हम तो पहले कह रहे थे कि ना हमको जरूरत नहीं मुख्यमंत्री बनने का। एक सवाल ये लेकिन अपना उन लोगों की बात मान करके इतना दिन जो कर लिए, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि अब अपने यहाँ के सब लोग कह रहे थे कि भाई ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो अंत में हमको निर्णय लेना पड़ा मंत्रिमंडल का। और आप तो इतना जान लीजिए, मंत्रिमंडल को बहुत जल्दी बनेगा, 15 अगस्त के बाद 16 जल्दी से जल्दी। हम तो कह दिए जितना जल्दी हो सके, लेकिन हम कह चुके हैं कि अरे कम से कम 15 के तुरंत बाद तो जरूर हो जाना चाहिए। एक सवाल लोग पूछ रहा है कि जिस मुद्दे पर आपने महागठबंधन छोड़ा था, वो मुद्दा तो आज भी बरकरार है। ईडी, सीबीआई, ये सब तो चल ही रहा है। तो उससे हमको क्या मतलब, वो क्या करता है? इस सब से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या करता है। असली चीज है, आप जान रहे हैं, जो अलायंस है आपस का, अब एक दूसरे के साथ मिल करके काम करने का है। और पहले तो हम उन लोगों के साथ थे। आपको मालूम है ना भाई कि जो आरजेडी और कांग्रेस आज छोड़ करके हम लोग इन लोगों के साथ आ गए, लेकिन उसके बाद जो भी अनुभव और जो कुछ भी हुआ, वो तो धीरे धीरे ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो हम लोग फिर वापिस अपना जगह पर चले गए। ये क्या कहा जा रहा है कि आप जो है जिस तरह से बीजेपी की केंद्र सरकार जो कार्रवाई करती है, ईडी, सीबीआई लगा देती है, आपको डर नहीं लगता? हमरा कहला सबका फालतू चीज, ये तो जानते ही है। वो तो खुदे सोचना चाहिए कि जनता में क्या चीज का एक एक चीज जो करिएगा। आज संविधान बना हुआ है, नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, एक एक चीज है, और कौन क्या करते रहते हैं, अपना वो करते रहे एक्सप्लेन, आज जो होता है वो भी करता रहेगा। ये सब चीज की हमको कोई है नहीं। आप देख ले लीजिए, अरे भाई 24 को आने न दीजिए, तब न देखिए 24 में बनेंगे उम्मीदवार। अरे हम कहला बनेंगे, हम उम्मीदवार नहीं, लेकिन हम सब लोगों को जो भी हमसे बात कर रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं सब एकजुट होकर के चलिए, एकजुट होकर के चलेंगे, उसका बहुत अच्छा एकजुट करेंगे ना सबको। आप ये तो नेतृत्व करेंगे ना पूरे देश। नेतृत्व हमारा नहीं बात है, हमारा है सब लोगों से बातचीत करना और सब कुछ करना। हम नेतृत्व का हम कहना सपना देखें, सबका मिलकर काम कराने का बात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचिए कि हम कुछ चाहते हैं। हम चाहते यही है कि पूरा देश
एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। तो ये थे नीतीश कुमार जो कि बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वो उम्मीदवार तो नहीं है प्रधानमंत्री के, लेकिन पूरे देश में घूमकर वो विपक्ष को एकजुट करेंगे और एक मजबूत चेहरा जरूर तैयार होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो क्या यही तैयारी हो रही है? नीतीश कुमार होंगे विपक्ष के चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में। आरजेडी से गठबंधन के बाद नीतीश कुमार पर बीजेपी ने हमले और तेज कर दिए हैं। हर तरफ आरोपों पर नीतीश कुमार ने बेबाकी से उत्तर भी दिया। क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। दल के हित में काम नहीं, सारी रिपोर्ट आ रही है, सब कुछ का आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो देखे नहीं तो अपने आप ने छोड़ दिया जाए अपना। कौन जानता था कहां से कहां किसको हम लोग बनाए। अब अपना कुछ बोल रहा और मेरे ही बारे में कुछ से कुछ बोलते रहता है। बुद्धि खत्म हो गई तो क्या हो गया? कौन कौन चीज मित्र सुशील मेरे सामने अगर कोई बैठते हैं पार्टी के लोग तो उन पर तो आप सोच सकते हैं, जिस आदमी को इतना अधिक हमने सम्मान दिया अब वो इस दर की बात बोलता है। आप जान रहे हमारे दल से जुड़े हुए जितने लोग उनको कितनी तकलीफ हुई है, कितना दुख हुआ है, किस तरह की कोई बात बोलता है। हम काहे के लिए बात करते हैं? जो चाहते थे वही मिलता था। हम तो इस बार भी जो सरकार बनी तो नहीं बने, डिप्टी हमको बड़ा खराब लगा। तो सोचे कि अब दिल्ली ले गए हैं तो दिल्ली में कुछ बनाएंगे उनको, तो वहां भी कुछ नहीं बने। तब बेचारे कुछ हम पर बोलेंगे तो इससे उनको पटिया वाला फिर कुछ इज्जत दे दे तो बड़ी खुशी की बात होगी। निश्चित रूप से आप बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है। बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है। सर, अरे आप सोच लीजिए कि जो भी किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदि होगा तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके अपना निर्णय लेगी समय। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बिहार में जंगलराज की वापसी का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बिहार में वारदातों की एक पूरी फेहरिस्त लेकर आए और जंगलराज की वापसी का ऐलान कर दिया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि द जंगल राज रिटर्न्स। जिस जंगल राज के विषय में आप सब ने भारतवर्ष को समय समय पर अवगत कराया था और किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में रही तो गृह विभाग भी हमारे पास नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं था, ये विभाग भी हमारे पास नहीं होने के बावजूद हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या, लूट, डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। भाजपा के लोग जो है काम नहीं करते दे रहे, वो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं और नीतीश कुमार जी का साफ तौर पे क्लियर माइंड है। अगर कहीं भाई को भाई से लड़ाना, गंगा जमुना तहजीब पे जो खतरा हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब जो हम लोग तो देख रहे थे कि क्या निर्णय होता है, क्या फैसला होता, और उन्होंने फैसला लिया और यहाँ सभी पांचों जो प्री पोल अलायंस महागठबंधन के थे हम लोगों ने भी निर्णय लिया। असल में हम लोग देश को बचाना चाहते हैं, संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि द जंगल राज रिटर्न्स। जिस जंगल राज के विषय में आप सब ने भारतवर्ष को समय समय पर अवगत कराया था और किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में रही तो गृह विभाग भी हमारे पास नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं था, ये विभाग भी हमारे पास नहीं होने के बावजूद हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या, लूट, डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। और एक रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। अभिनेता आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा
हॉलीवुड की ऑस्कर जीतने वाली फिल्म फॉरेस्ट गंप की रीमेक है, उसकी तर्ज पर बनाई गई है। फिल्म में आमिर खान और करिश्मा कपूर खान ने मुख्य भूमिका निभाई है। आमिर खान के कुछ बयानों को लेकर पहले भी रोज लोग नाराज रह चुके हैं। इस बार लोगों ने सोशल मीडिया पर लाल सिंह चड्ढा के बहिष्कार की मुहिम चलाई और सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन हुए। इसके अलावा कुछ रिटायर्ड सैनिकों को भी आपत्ति है जिस तरह से भारतीय सेना के कमांडो को एक इस तरह के व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसकी समझ और सोच दोनों ही कमजोर है। जैसा भारतीय सेना में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अमेरिका में हुआ था वियतनाम वॉर के दौरान, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हिंदू संगठन सड़कों पर है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। आमिर खान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा जैसे ही सिनेमाघरों में आई, बजरंग दल से लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मोर्चा खोल दिया। देश छोड़ो, देश छोड़ो, आमिर खान देश छोड़ो, आमिर खान मुर्दाबाद, आमिर खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली से लेकर वाराणसी और जालंधर से लेकर गोरखपुर तक में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और लोगों से फिल्म नहीं देखने की अपील की जाने लगी। आज मैंने इनका पोस्टर फाड़ा है, पोस्टर फोड़ करके इनका जो है मैंने कालिख लगा करके मैंने विरोध किया है। और मैं आगे भी अगर कोई भी इनकी फिल्म आती है वह विश्व हिंदू महासंघ इनका कठोर विरोध करेगा। और मैं आज पूरी जनता से कहना चाहता हूं कि पूरी जनता, अगर हिंदू जनता से मैं आग्रह करूंगा कि इसका कोई भी फिल्म ना देखे और फिल्म देखने के बाद इसका विरोध करे, जबरदस्त विरोध करे। उधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ मोर्चा संभाला और सनातनी हिंदुओं से फिल्म के बहिष्कार की अपील की। अपने बच्चों को आप लोग राष्ट्रवादी फिल्में दिखाएं, देशभक्ति की फिल्में दिखाएं, ऐसी फिल्में दिखाएं जिसमें एक समाज के लिए एक अच्छा मैसेज हो। बस इतना सा मैसेज है अखिल भारत हिंदू महासभा का। लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड की फिल्म फॉरेस्ट गंप की रीमेक है जिसमें आमिर खान और करीना कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की है। फिल्म का विरोध रिलीज के काफी पहले से हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसके बहिष्कार की मुहिम चलाई जा रही है और अब सड़कों पर भी मोर्चाबंदी है। हिंदू विरोधी आमिर फिल्म की रिलीज से पहले आमिर को भी इस बात की भनक थी कि उन्हें देशद्रोही बताकर लाल सिंह चड्ढा का विरोध किया जा रहा है। कभी उन्होंने कई बार सफाई दी और फिल्म को भारतीय परंपरा और संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बहुत प्यार और मोहब्बत से हमने ये फिल्म बनाई है और हमें उम्मीद है कि ये फिल्म आपके दिलों को छुएगी उसी तरह जैसे हमारे दिलों को छुई है जैसे जब हमने बनाया है। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है ये कह के कि अद्वैत ने ये फिल्म इतनी बखूबी डायरेक्ट की है। जो हमारे जहन में फिल्म थी वो उसको एग्जैक्टली वैसे बना पाए हैं। एंड इट्स अ फिल्म, आई एम वेरी प्राउड दैट इट्स अ फिल्म अबाउट लव। It's a film which stands for love. I'm very proud that it's a film that shows our beautiful Indian culture. I'm very proud that it's a film that shows the world, क्योंकि ये फिल्म पूरी दुनिया में देखी जाएगी और बहुत ही काफ़ी बड़ी रिलीज़ मिल रही है उसको विदेशों में भी। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसी फिल्म पेश करेंगे दुनिया को जिसमें कि हम हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाएं। कुछ लोगों का कहना है कि सच्चाई भी दिखानी चाहिए और सच्चाई नहीं है कि सेना में मानसिक रूप से कमजोर लोगों को नहीं लिया जाता। कमांडो तो हमारे वैसे भी सबसे बेहतरीन होते हैं। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई पर जारी सियासी लड़ाई में और उबाल आ गया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की धरपकड़ और गिरफ्तारी तेज हुई है। टीएमसी के एक और नेता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के स्वागत का ये अंदाज बता रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार कितनी तेजी से सवालों के गर्त में धंसती जा रही है। अनुब्रत मंडल टीएमसी के नामचीन नेता हैं, पार्टी का मजबूत चेहरा रहे हैं, लेकिन अब आरोपों के दलदल में फंसे हैं।
और अब तो आलम यह है कि उनकी अगवानी में चप्पलें लहराई जा रही हैं। गौर कीजिएगा, अनुव्रत मंडल को चप्पलों की बौछार से बचाने के लिए पुलिस को किस कदर पसीना बहाना पड़ रहा है। देखिए कैसे उनके आने से पहले चप्पल ब्रिगेड की तैनाती हो चुकी है और अनुव्रत मंडल इन लहराते चप्पलों की जद में ना आ जाएं, इसके लिए पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। अनुव्रत मंडल का ये मामला गुरुवार को पूरे दिन तृणमूल कांग्रेस का मुंह चिढ़ाता रहा। पहले से कटघरे में खड़ी ममता सरकार की भी पूरे दिन किरकिरी होती रही। बीरभूम की ये तस्वीर देखिए, जहां अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने ढोल नगाड़े बजवाए। और ये देखिए, ये बीजेपी की विधायक अग्रमित पॉल हैं, जो सड़क पर घूम घूम कर आने जाने वालों को मिठाइयां बांट रही हैं। एक के बाद एक करप्शन की खुलती कहानियों से ममता सरकार की साख पर सवाल है। सफेद दामन वाली ममता सरकार दागदार हो रही है। विधायक, मंत्री से लेकर स्थानीय नेता तक भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसते जा रहे हैं और बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट तमाम दल तृणमूल कांग्रेस पर आरोप बरसा रहे हैं। आसनसोल की ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। अनुव्रत मंडल को गुरुवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने मवेशी तस्करी का आरोपी पाया है। आरोप है कि अनुव्रत मंडल बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए मवेशियों की तस्करी करवाते रहे हैं। 2015 से 2017 के बीच बीएसएफ ने 20,000 से ज्यादा मवेशियों के सिर बरामद किए और इनके पीछे तस्करी के तार पाए गए। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को 10 समन भेजे, लेकिन वो हासिल नहीं हुए। सीबीआई जांच से भागते अनुव्रत को आखिरकार बीरभूम से दबोच लिया गया। अनुव्रत मंडल के खिलाफ सीबीआई ने 4 आरोप पत्र दायर किए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद तृणमूल कांग्रेस को यही लग रहा है कि ये सब उसे बदनाम करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। अनुव्रत मंडल कोई नेता का आचरण नहीं किया, चोर का माफिक आचरण किया। जिन्होंने गाय तस्करी का साथ खुद शामिल है, इतना सारे सबूत उनके खिलाफ है। जो गौ माता को विदेश में बेचते हैं, उनका खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। और तृणमूल का नेता लोग भी देखे ये सीबीआई का बुलावा को नकारने का साजा क्या होता है। जहां पर भी है वहीं से गिरफ्तार किया। टीएमसी जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर लगातार सवाल उठाती रही है। आज एक बार फिर ईडीआई सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सबूतों और साक्ष्य के पुख्ता आधार को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। सूर्याग्नि रॉय, ऋतिक मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। ये आजादी का अमृत काल है। देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने का यह मौका है, यह जश्न है। लेकिन जश्न के बीच तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा की सियासत भी हो रही है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और बीजेपी पर तिरंगे को हाईजैक करने का आरोप लगाया। वही जिस कश्मीर को लेकर महबूबा मुफ्ती यह कहा करती थी कि तिरंगा थामने का कोई हाथ नहीं मिलेगा, वहां आज न केवल डल झील में बल्कि कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा शान से लहरा रहा है। तिरंगे पर विवाद के बीच कश्मीर में जश्न को लेकर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जोश तब दोगुना हो गया जब श्रीनगर की डल झील में तिरंगा शान से लहराया। तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य देश का मस्तक है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डल झील में तिरंगा बोट रैली निकाली गई, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद तिरंगा लहराते नजर आए। इस बोट रैली में तिरंगा शान से लहराया और पूरी फिजा देशभक्ति के रंग में रंग गई।
मगर इसी सूबे के कुछ सियासतदानों को हर घर तिरंगा की इस मुहिम में भी सियासत नजर आई। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, भारत का झंडा महज एक झंडा नहीं बल्कि इस आजादी को हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी समेत भारतीयों की ओर से किए गए संघर्ष और दिए गए बलिदानों का प्रतीक भी है। लेकिन बीजेपी ने न केवल इसका राजनीतिकरण कर दिया है बल्कि इसे इस तरह से हाईजैक कर लिया मानो भारत के लोग इस झंडे का सम्मान करते ही नहीं थे। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने 370 हटाए जाने के बाद कहा था कि कश्मीर में तिरंगा थामने के लिए हाथ नहीं मिलेगा। मगर अब वो देख लें, जम्मू कश्मीर भी तिरंगे के रंग रंगा है। कुलगाम, अनंतनाग, सोपोर, हर जगह तिरंगे के रंग में लोग सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं इस राजनीति से इतर उपराज्यपाल ने न केवल डल लेक में हर घर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई बल्कि लोगों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील भी की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ये देश के आदर्शों और आकांक्षाओं का जश्न है। मैं सभी से इस अभियान में शामिल होने और अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील करता हूं। इस अपील के साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई। इसी के तहत पुलवामा में सीआरपीएफ की 130वीं बटालियन ने अवंतीपुरा के पास नेशनल हाईवे पर तिरंगा रैली निकाली। वहीं कल सीआरपीएफ ने श्रीनगर के ओसलाल चौक से तिरंगा बाइक रैली निकाली थी, जहां पहले तिरंगा फहराने के लिए तमाम सुरक्षा के उपाय करने पड़ते थे। मगर इस बार लाल चौक पर तिरंगा झूम के लहराया। यही नहीं, धूम धड़ाके के साथ लहराया। आजादी के अमृतकाल पर ओसलाल चौक से सीआरपीएफ ने बाइक रैली निकाली, जिसे अलगाववादियों ने अपने विरोध का प्रतीक बना रखा था। मगर इस बार लाल चौक से सीआरपीएफ ने कामयाबी के साथ शांति के बीच बाइक रैली निकाली। इस बार जम्मू जिले में 3 लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री हुई है और प्रशासन देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान को शान से आगे बढ़ा रहा है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और केवल कश्मीर में नहीं, आप अलग अलग गांवों में जाके देखिए, कश्मीर घाटी में या जम्मू में या पुंछ या राजौरी में शान से लोगों ने अपने घर पर तिरंगा लगाया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से अब हम आपको देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में आज एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तिरंगा यात्रा की। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी 14 अगस्त की शाम के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देश की राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न अभी से शुरू हो गया। केंद्र सरकार की ओर से आजादी के अमृतकाल यानी 75वें साल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल से 15 अगस्त तक सभी घरों पर तिरंगा फहराने या लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत पीएम मोदी के निर्देश पर बीजेपी सांसदों ने प्रभात फेरी निकाली थी, जिसमें मनोज तिवारी के सुर जोश भर रहे थे। वहीं आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नेतृत्व में चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर से तिरंगा यात्रा निकली। तिरंगा यात्रा और तिरंगा झंडे को लेकर जो यहाँ पर जोश दिखाई दे रहा है लोगों में, उस पर और आगे मैं आपको दिखाऊं कि एक बैंड भी चल रहा है। यहाँ पर आगे एक बैंड भी है और पीछे आपको दिखाई दे जाएगा स्मृति ईरानी जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी है और भाजपा सरकार में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है। वो लगातार यहाँ पर झंडा हाथ में लिए चांदनी चौक में पुरानी दिल्ली में तिरंगे का यहाँ मैसेज देते हुए जो काम कर रही है। भाजपा सरकार की तरफ से तिरंगे का जो मान मर्यादा सम्मान है उसको लेकर हाथ में चल रही है। आपको दिखाऊं पीछे स्मृति ईरानी के साथ सीएआईटी के कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर पूरे चांदनी चौक में
तिरंगा यात्रा इस वक्त कर रहे हैं। इससे पहले स्मृति ईरानी दिल्ली में लाल किले से विजय चौक तक सांसदों की बाइक रैली में भी शामिल हुई थी। ये रैली तमाम पार्टियों के सांसदों के लिए थी, लेकिन विपक्ष ने इस रैली से दूरी बना ली, जिस पर सियासी विवाद ने भी तूल पकड़ा था। इन सब के बीच दिल्ली बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने भी बड़ा आयोजन किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली से 14 अगस्त की शाम स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। पार्टी इसके पहले ही राजधानी के 500 जगहों पर बड़े तिरंगे लगाने की योजना को पूरा करने का दावा भी कर चुकी है। दावा ये भी है कि उसने राजधानी के बच्चों के जरिए 25 लाख तिरंगा हर घर पहुंचा दिया है। दिल्ली में तिरंगा बनाम तिरंगा की राजनीति जोर पकड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी किसी से कमजोर पड़ना नहीं चाहती। उसका मुकाबला बीजेपी से है, जिसने दिल्ली के सभी 14 जिलों और 272 मंडलों में तिरंगा बूथ बनाकर लोगों तक राष्ट्र ध्वज पहुंचाने की कोशिश की है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा घर ना हो या ऐसा हमारे देश का नागरिक ना हो जिसको झंडा ना मिल सके, क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है तो कहीं पर भी झंडा मिलना मुश्किल हो रहा है। तो हम अपना कोशिश कर रहे हैं कि जो सारे मैन्युफैक्चरर हैं उनसे बात करके हमने ये झंडा 1 लाख लिया है। कल में 50,000 झंडा मैंने और ऑर्डर किया है। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी झंडा कमी ना रह जाए। हर गांव में, हर कॉलोनी में, हर सारा झुग्गी झोपड़ी में, हर जगह पे झंडा लगा हो, ऐसी हमारी तरफ से कोशिश रहेगी। इस वक्त एक ये भी सोचने की जरूरत है कि पिछले 75 साल में बहुत सारे देश हमसे आगे बढ़ गए, हमारा देश पीछे क्यों रह गया? हमारा देश परिवारवाद और दोस्तवाद की वजह से पीछे रह गया। एक पार्टी ऐसी है जिसने केवल और केवल एक परिवार के लिए काम किया, सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए लुटा दिया। और दूसरी पार्टी ऐसी है जिसने केवल अपने दोस्तों के लिए काम किया, सारा पैसा अपने दोस्तों पे लुटा दिया। आज 75 साल पूरे होने पे, आजादी के 75 साल के अवसर पे हमें प्रण लेना पड़ेगा कि अब इस देश से परिवारवाद खत्म करना है, दोस्तवाद खत्म करना है। सरकार की ओर से आजादी के 75वें साल का जोरदार जश्न मनाने की तैयारी है। वहीं इस तैयारी पर सियासत भारी है। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और देश की राजधानी दिल्ली के बाद हम आपको उत्तर प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। यहां हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जो तस्वीरें आई हैं वो कुछ हटकर भी है। लखनऊ लिए चलते हैं आपको या मुरादाबाद लिए चलते हैं। कई शहरों में न केवल अलग अलग जगहों से तिरंगा यात्रा निकली, प्रभात फेरी हुई, बल्कि मदरसों के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा निकाली और देश के इस तिरंगा पर्व पर भाग लिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। ये मदरसे के बच्चे हैं, वो मदरसे जहां तिरंगा फहराने को लेकर अब तक विवाद होता रहा है। कई मदरसों में विरोध अब भी है, मगर लखनऊ में दारुल उलूम फिरंगी महल और शाहीन एकेडमी के छात्रों ने आजादी के अमृतकाल में न केवल पूरी शान से तिरंगा यात्रा निकाली, बल्कि भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हिंदुस्तान आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में बच्चे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन हाथ में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने न केवल तिरंगा यात्रा निकाली, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का गीत भी गुनगुनाया। तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। ये साल आप सब जानते हैं कि पूरा मुल्क 75 साल आज़ादी के मना रहा है और हम लोगों ने खुद ही अपील की ताकि तमाम हिंदुस्तानी इस ओकेजन को बड़े पैमाने पर एज ए नेशनल फेस्टिवल के तौर पर मनाएं। और आपने देखा कि आज यहाँ दारुल उलूम फिरंगी महल, शाहीन एकेडमी और दूसरे इदारों के बच्चों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। और आज नहीं बल्कि पिछले 75 सालों में कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा है
जबकि हमारे यहाँ दारुल उलूम फिरंगी महल या और मदरसों में तिरंगा झंडा 15 अगस्त को ना लहराया गया हो या नेशनल एंथम ना पढ़ा गया हो। लिहाजा हम लोगों को किसी के आगे कोई बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी में मदरसों के उलमा का बहुत अहम और बुनियादी किरदार रहा है। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा और उन्हें चलाने वालों की देशभक्ति पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए ही दारुल उलूम फिरंगी महल और शाहीन एकेडमी ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। फिरंगी महल के तलबा और शाहीन एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तिरंगा यात्रा निकालकर इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाया है कि मुल्क के लिए कभी भी किसी भी तरीके की अगर कुर्बानी देने का मौका आए तो हम कुर्बानी देने से पीछे न हटें। और ये मुल्क ही है, हिंदुस्तानी है, जो हमें हिंदुस्तानी होने का एहसास दिलाता है। और हम धर्म, जात और बिरादरी से ऊपर उठकर आज ये मकसद और पैगाम लेकर आगे निकले हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें एक हिंदुस्तानी की हैसियत से देखा जाए, यही हमारे लिए बेहतर होगा। लखनऊ ही नहीं, यूपी के बलरामपुर में भी मदरसे के बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। आगे आगे मदरसे के टीचर चल रहे थे और पीछे पीछे हाथों में तिरंगा थामे बच्चे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मुरादाबाद में भी सारे जहां से अच्छा का गीत मदरसे में गूंज रहा है। आजादी के अमृतकाल में अब मदरसों में भी तिरंगा और जुबां पर इंडिया की गूंज सुनाई दे रही है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।